प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट इमारत का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विकास में सहयोग को लेकर भारत का मूल सिद्धांत है सहयोगियों का सम्मान करना। विकास को लेकर हमारा सहयोग पूर्व शर्तों के बंधन से होता है मुक्त। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत सम्मान, विविधता, भविष्य को ध्यान में रखकर और सतत विकास के मद्देनजर कर रहा है विकास की साझेदारियां। कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत की उल्लेखनीय प्रगति, 10 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के सभी स्वास्थ्य कर्मियों का खड़े होकर सराहना करने का है अवसर। उनके कर्तव्य, निस्वार्थ त्याग और समर्पण की बदौलत हुआ संभव। मृत्यु दर घटकर हुई 2.21%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति 2020 को दी मंजूरी। 5+3+3+4 का नया स्कूली पाठ्यक्रम प्रस्तावित। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों को लेकर लचीलापन। स्कूली और उच्च शिक्षा में बहुभाषा को बढ़ावा। कक्षा 5 तक पढ़ाई मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के दिशा निर्देश किए जारी। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन। देश भर में रात्रि कर्फ्यू हुआ खत्म। योग संस्थान और जिम 5 अगस्त से खुल सकेंगे। शिक्षण संस्थान, मेट्रो और सिनेमाघरों पर जारी रहेगी पाबंदी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कोविड-19 से संबंधित CSIR का प्रौद्योगिकी संग्रह किया जारी। कहा, CSIR ने कई अस्पताल सहायक उपकरण किए विकसित, जिनके लिए महामारी की शुरुआत में कमी की गई थी महसूस। कहा, अब यह देखना प्रभावशाली है कि 100 से अधिक प्रौद्योगिकियां हैं और 93 उद्योग साझेदार हैं। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट इमारत का उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकास में सहयोग को लेकर भारत का मूल सिद्धांत है सहयोगियों का सम्मान करना। उन्होंने कहा कि विकास को लेकर हमारा सहयोग पूर्व शर्तों के बंधन से मुक्त होता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सम्मान, विविधता, भविष्य को ध्यान में रखकर और सतत विकास के मद्देनजर विकास की साझेदारियां कर रहा है। फॉर इंडिया, the most fundamental principle in development cooperation is respecting our partners. The sharing of development lessons is our only motivation. That is why our development cooperation does not come with any conditions. मॉरिशस प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से जारी जंग में भारत की सराहना की और कहा कि पीएम मोदी का मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट इमारत के उद्घाटन में शामिल होना दोनों देशों की एकजुटता को दर्शाता है। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। At the outset, I wish to heartily thank Prime Minister Shri Modi ji for demonstrating once again that Mauritius is very close to his heart by accepting to spare some of his precious time to be live with us for the inauguration of the Mauritius new Supreme Court, despite the crisis and urgencies related to the COVID-19 pandemic. I seize this opportunity to convey our solidarity to you and to the government and people of India. सुप्रीम कोर्ट का नया भवन 2016 में मॉरिशस को भारत सरकार के $353 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत 5 परियोजनाओं में से एक है। ये 10 मंजिला भवन 4,700 वर्ग किलोमीटर में फैला है। परियोजना निर्धारित समय और अनुमानित लागत से कम में पूरी की गई है। अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने मॉरिशस मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के पहले चरण और एक नए अस्पताल का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था। ये परियोजनाएं भी विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत हैं।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत म्यांमार सीमा पर मणिपुर के चंदेल जिले में छकपिकारोंग पुलिस थाने के पास खोंगताल में घात लगाकर किए गए आईईडी विस्फोट में असम राइफल्स के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 6 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सशस्त्र उग्रवादियों ने घात लगाकर उस वक्त हमला किया जब असम राइफल्स के जवान बुधवार शाम 6:30 बजे अपने शिविर में वापस लौट रहे थे। घायल जवानों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। और इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ इम्फाल से हमारे संवाददाता नंदो सिंह जुड़ गए हैं। नंदो सिंह, इस पूरे मामले में क्या डिटेल जानकारी है? जानकारी ये है कि ये एम्बुश इट इज लाइकली टू बी performed by valley-based insurgents, because in those area there is no hill-based insurgents operated. In my knowledge, yesterday troops of the 4th AR Assam Rifles, headed by one JCO and 14 others, were out for their routine frisking in Chandel district area. It is near Indo-Myanmar border. It is around 45 kilometers from Chandel and 96 kilometers from the Imphal capital city of Manipur. So I have spoken to the superintendent of police, Chandel. He told me that the incident occurred at around 6:30 p.m. when these Assam Rifle troops were returning from their normal frisking, just 2.5 kilometers away from their camp. They were ambushed with a powerful IED and sophisticated weapons, leaving 3 soldiers martyred on the spot and 6 others injured. The martyrs were in the Laimakong headquarters, ready to be delivered to their respective homes, and the injured are in their respective army hospitals right now. जी, और इस बारे में किसी तरह का कोई असम राइफल्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है और घायलों को लेकर क्या अपडेट्स हैं? नहीं, अभी तक तो असम राइफल्स से तो कोई कुछ नहीं आया है। हमारा वो चंदेल डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उससे बात किया है। उसने बाकी ये सारी चीज हमको बता दिया है, लेकिन असम राइफल्स के साइड से तो हम अभी तक तो कुछ नहीं कहा है। जी नंदू सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक आईईडी विस्फोट में असम राइफल्स के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 6 अन्य जख्मी हैं। ये भारत म्यांमार सीमा पर मणिपुर के चंदेल जिले में छकपिकारोंग पुलिस थाने के पास खोंगताल में घात लगाकर एक आईईडी विस्फोट किया गया, जिसमें असम राइफल्स के 3 जवान शहीद हो गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR द्वारा तैयार कोविड-19 पर प्रौद्योगिकियों के एक संग्रह को आज जारी किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि लगभग 100 से ज्यादा टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है, साथ ही 43 इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। लगभग 100 से ज्यादा टेक्नोलॉजीज जो पिछले 3 महीने के अंदर और विविध क्षेत्र जो कोविड के खिलाफ जंग के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में उनको साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजीज को विकसित कर लिया। विकसित करने के बाद 93 इंडस्ट्रीज के माध्यम से उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर लिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस समय हम 5 लाख से ज्यादा टेस्ट रोज कर रहे हैं, जिनको आने वाले कुछ समय में 10 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हम कर रहे हैं भारत के अंदर, और अभी कुछ ही हफ्तों के अंदर, अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर इस कैपेसिटी को 10 लाख तक लेकर जाने की हमारी योजना है। उसके लिए हमारे लोग सारे देश के अंदर काम कर रहे हैं।
कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इस महामारी से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना करते हुए इसे एक मील का पत्थर बताते हुए ट्वीट किया और कहा कि कोविड-19 से 10 लाख से ज्यादा के ठीक होने के साथ ही भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह हमारे डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए खड़े होकर सराहना करने का अवसर है। ये उनके कर्तव्य और निस्वार्थ त्याग का समर्पण है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में कोविड-19 रोगियों का ठीक होना संभव हो सका है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मृत्यु दर घटकर 2.21 हो गई है। रिकवरी रेट 64% के ऊपर बना हुआ है। आईसीएमआर ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश भर में 4,46,642 नमूनों का परीक्षण किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 अगस्त से लागू होने वाले नए दिशा निर्देशों के मुताबिक आर्थिक और अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर और ज्यादा विस्तार दिया गया है। दिशा निर्देशों के मुताबिक रात में जारी कर्फ्यू को पूरी तरह हटा दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह मास्क पहनने जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा अलग से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से शुरू करने की अनुमति है। एसओपी का पालन करना जरूरी होगा। वंदे भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा जारी रहेगी। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल जैसे जगहों के अलावा बड़ी भागीदारी वाले सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोहों को अनुमति देने के बारे में अलग से फैसला लिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक सख्ती से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य है। राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर जरूरत पड़ने पर कुछ गतिविधियों पर पाबंदी लगा सकते हैं। एक से दूसरे राज्य में जाने या राज्यों के भीतर लोगों और सामानों की आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते। बुजुर्गों और बच्चों को फिर से घर में रहने की सलाह दी गई है। आरोग्य सेतु ऐप को प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा गया है। और देश को मिल गई है नई शिक्षा नीति। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव के लिए नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई। इस बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति से न केवल देश में स्कूली और उच्च शिक्षा में आमूलचूल सुधार का रास्ता साफ हुआ है, बल्कि नए भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का संकल्प व्यक्त किया गया है। इस ऐतिहासिक बदलाव में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई नीति का उद्देश्य प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में अहम बदलाव किए गए हैं। स्कूली शिक्षा अब 10+2 की बजाय 5+3+3+4 के तहत होगी और उच्च शिक्षा में 4 साल के पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। वहीं स्कूली शिक्षा में मातृभाषा पर जोर के साथ ही मूल्यांकन की प्रणाली भी बदली जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए साझा नियम होंगे। अभी अलग अलग संस्थानों के लिए अलग अलग नियम हैं। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए समान नियम होंगे। विधि और चिकित्सा कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक ही नियामक द्वारा संचालित होंगे। फीस फिक्स करने की व्यवस्था की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान भी शामिल होगा। उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भी ध्यान दिया गया है, तो तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। गौरतलब है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिए सार्वजनिक किया गया था। 22 भाषाओं में ड्राफ्ट रिपोर्ट का अनुवाद किया गया और संसद की समिति में विस्तार से विचार हुआ। न केवल सरकार, राज्य सरकार, शिक्षाविद से बल्कि लोगों से भी राय ली गई और कि आप नई शिक्षा नीति में क्या चाहते हैं। मंत्रालय को इस पर 2 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए।
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और केरल में एक एक सीट पर विधान परिषद के उपचुनाव की घोषणा की है। इन सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 24 अगस्त को होगा, जबकि वोटों की गिनती भी 24 अगस्त को ही की जाएगी। मतदान के लिए समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक का रखा गया है। इस पूरी प्रक्रिया का नोटिफिकेशन 6 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा, जबकि नामांकन की अंतिम तारीख 13 अगस्त है। उत्तर प्रदेश में बेनी प्रसाद वर्मा की मृत्यु और केरल में वीरेंद्र कुमार की मृत्यु की वजह से ये सीटें खाली हुई थीं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी, राकेश और राजेंद्र गर्ग ने हिमाचल कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। I, Rakesh Pathania, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. और अब बात बाढ़ की। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ का पानी कुछ और इलाकों में फैल गया है। 12 जिलों में 102 प्रखंडों की 901 पंचायतों में 38 लाख की आबादी बाढ़ का प्रकोप झेल रही है। बूढ़ी गंडक नदी मुजफ्फरपुर के सकरा में और अधवारा नदी दरभंगा के बिशुनपुर में 2017 के उच्चतम बाढ़ बिंदु को पार कर गई है। इसे देखते हुए केंद्रीय जल आयोग ने इन क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के अनेक इलाकों में आज भी बारिश हो रही है। अब तक 3 लाख से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकाला जा चुका है। प्रभावित क्षेत्रों में 19 राहत शिविर और 979 सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं। और असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार तो दिख रहा है, लेकिन अब भी 21 जिलों में इसका काफी असर है। बारपेटा, कोकराझार और कामरूप जिले में कल 3 और मौत के बाद मरने वालों की संख्या 107 हो गई है। 16,54,000 से अधिक आबादी बाढ़ के पानी से प्रभावित है, जबकि बाढ़ से प्रभावित गांवों की संख्या 1,536 है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला अब भी गोलपारा है, जहां 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। राहत और बचाव कार्यों में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने कल 36 और लोगों को बचाया। काजीरंगा नेशनल पार्क का 65% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। असम में बाढ़ के कारण अब तक 142 जानवरों की मौत हो चुकी है। इससे पहले बुधवार को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की और उनके साथ बातचीत की। उन्होंने कुमटिया नदी में तटबंधों के चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा को अवसर में बदलने के आह्वान के बाद अब बिहार के सुदूर क्षेत्रों में भी ऐसे अनेक रोजगार शुरू हो गए हैं जो लॉकडाउन के दौरान घर में बैठकर किए जा सकते हैं। वैशाली जिले की महिलाओं ने कुछ ऐसा ही प्रयोग किया है जो कामयाब होता दिख रहा है। देखिए वैशाली से रतन कुमार की ये खास रिपोर्ट। कोरोना संकट के इस दौर में वैशाली के कुछ युवाओं और महिलाओं ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया है। वैशाली जिले के युवाओं ने इस लॉकडाउन के बीच राखी निर्माण का कार्य शुरू किया है। कटिंग कर यहीं बन रहा है। पहले चाइना में बनता था ना, इस बार इंडिया में बन रहा है और इससे इंडिया में बहुत सारा को रोजगार भी मिल गया। राखी निर्माण के कार्य में लगे इन युवाओं की माने तो एक और जहां राखी निर्माण के इस काम से संकट की घड़ी में वे 2 पैसे कमा रहे हैं और कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन के बाजारवाद पर भी प्रहार कर रहे हैं। इस बार राखी बाजार में चीन की बनी राखियां नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर घरों में मां बहनों द्वारा तैयार की गई राखियां धूम मचाएंगी। इस बार मैंने सोचा कि मैं खुद से मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करूं और मैं काम कर रहा हूं। अभी जो चाइना से इंपोर्ट होने लगा उस समय बहुत सारी हम लोगों का देश का पैसा भी उधर जाता था, जो अभी कोरोना काल के वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद है, इसलिए अभी हम लोग अपने ही यहाँ बनवा करके काफी सारे बच्चों को रोजगार भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वदेशी को अपनाने के आह्वान के बाद अब लोगों में जोश आया है और वे अपनी सृजनशीलता और विवेक का इस्तेमाल करके अपने अभिनव उत्पाद बना रहे हैं और इनका विपणन भी कर रहे हैं। युवकों और घरेलू महिलाओं के सहयोग से ये उद्यम चल निकला है। कई स्थानों पर जीविका दीदियां भी इससे जुड़ गई हैं। जीविका बिहार का ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन है। घर में आर्थिक परेशानी हो रहा था लॉकडाउन की वजह से और मुझे पसंद नहीं है, इसके लिए मैं यह राखी बना के
और मेरा राखी जीविका द्वारा ग्रामीण बाजार में जाता है। जीविका ग्रामीण बाजार में मेरा राखी सेल होता है। बेशक राखी बनाने का काम रक्षाबंधन तक ही चलने वाला है, लेकिन भारत तीज त्योहारों और उत्सवों का देश है। और अवसर भी आएंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है अवसर को पहचानना और उसका लाभ उठाना। वैशाली से रतन कुमार के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। और किसानों के लिए कृषि मंत्रालय के प्रत्येक संस्थान अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सोच है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है। किसानों के लिए वाराणसी स्थित सब्जी अनुसंधान संस्थान ने हरी मिर्च पाउडर का शोध किया है। वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने हरी मिर्च पाउडर पर शोध किया है और इसका पेटेंट कराया है। इसकी खासियत ये है कि इसकी गुणवत्ता और स्वाद में कोई कमी नहीं आती है और ये पाउडर के रूप में काफी दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इनके 4 और उत्पाद अभी पेटेंट की प्रक्रिया में सरकारी संस्थानों के पास हैं। संस्थान ने इसका लाइसेंस गाजीपुर के एक किसान को दिया है जो सैकड़ों एकड़ भूमि में मिर्च की खेती कर रहे हैं। गाजीपुर जनपद के एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो FPO कहे जाते हैं के निदेशक श्री राम कुमार राय जी हैं, इसमें उन्होंने अपनी उत्सुकता दिखाई और हमने उनको यहाँ ला करके अपनी प्रयोगशाला में श्री राम कुमार राय जी को हरी मिर्च पाउडर के उत्पादन की जो प्रोसेसिंग की जो विधि है उस पर उनको प्रशिक्षण दिया और फिर उनकी मांग के हिसाब से हमने इस पाउडर के उत्पादन के लिए उनको लाइसेंस भी प्रदान किया। RSS के अनुसांगिक संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने भी इस शोध को किसानों के लिए और स्वदेशी उत्पादों के लिए उपयोगी बताया है और सरकार से मांग की है कि बाकी शोध उत्पादों को भी जल्द पेटेंट किया जाए, जिससे किसानों को सीधे लाभ पहुंचे। स्वदेशी जागरण मंच भारत सरकार से ये मांग करता है कि बचे हुए जो इनके प्रोडक्ट जो दिए गए हुए हैं उसका पेटेंटीकरण जो है जल्द से जल्द कराएं, जिससे कि प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी के सपनों को तो पंख लगे ही लगे। स्वदेशी जागरण मंच अपना जिस तरीके से किसानों की आय को बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी के कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, उसको भी पंख लगे। संस्थान के इस प्रयास से निश्चित रूप से किसान आधुनिक खेती कर अपनी आय तो बढ़ाएंगे ही, अपना उत्पाद विदेशों तक आसानी से भेज सकेंगे। सब्जी अनुसंधान संस्थान का यह शोध किसानों के लिए लाभकारी है। सरकार अगर पेटेंटीकरण कर देती है तो किसानों की आय में वृद्धि तो होगी ही, जो प्रधानमंत्री का नारा है स्वदेशी का, उसको भी बल मिलेगा। जो लौकी की खीर है, हरी मिर्च पाउडर का है, जो कि सरकार ने पेटेंट कर दिया है, लेकिन बाकी जो और अगर हो जाएंगे तो शोध संस्थान का नाम तो होगा ही, किसानों के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी के कारण बेहाल है और संक्रमण के मामले हर दिन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वर्ल्डोमीटर के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के अब तक 1,71,62,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। यहां 45,59,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। महामारी के कारण 1.53 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं ब्राजील की बात करें तो 25.55 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 90,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 70,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। और अब बात खेल की। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ICC की ताजा जारी रैंकिंग्स में गेंदबाजों की सूची में 7 स्थान के फायदे के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड ने तीसरा और अंतिम टेस्ट 269 रन से जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। मैच में 67 रन देकर 10 विकेट चटकाने वाले ब्रॉड ने तीसरे टेस्ट मैच में 500 टेस्ट विकेट लेने की उपलब्धि भी हासिल की। मार्च से क्रिकेट के मैदान से दूर भारतीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष 10 में अपनी जगह बरकरार रखने में सफल रहे हैं। कप्तान विराट कोहली स्टीव स्मिथ के बाद दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जबकि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे 7वें और 9वें स्थान पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।